This is an editorial from The Hindu of 11th November 2025. We have taken this editorial for this session because it aligns with our objective, that is how to read newspapers. Because in this editorial, again, we will be finding some statements. Understanding those statements will improve your language skills. That is going to help you in your CSAT. कहने का मतलब कि आपने सेंटेंसेस पढ़ने का तरीका, हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट्स. एंड ऑल्सो दिस एडिटोरियल इज फुल ऑफ सम की टर्म्स. ऐसे बहुत सारे की टर्म्स हैं इसमें, ऐसे बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए. दोज कॉन्सेप्ट्स, दोज की टर्म्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, बिकॉज अल्टीमेटली दोज आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन. So let's start. The starting point is the 30th edition of the Conference of Parties COP has begun in Brazil's Belém. तो एक सबसे पहला फैक्ट है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस चीज के? UNFCCC के. इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 30th जो है 30th COP कहाँ बिगन स्टार्ट हुआ है? ब्राजील के बेलम सिटी में. तो आपके लिए एक छोटा सा फैक्ट है, आप इसको ऐसे याद करना बहुत जरूरी है आपको. 30th COP बेलम. ठीक है. कमिंग 10 years आफ्टर द हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद आया है. पेरिस एग्रीमेंट 2016 में हुआ था. व्हेन ऑल सिग्नेटरी मेंबर्स ऑफ द यूएनएफसीसी, यहां पे देखिए फुल फॉर्म आ गया यूएनएफसीसी का. अभी आपको याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी. अब जैसे ही आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में इसको देखा यूएनएफसीसी को, तो तुरंत आपको इसको अपने बेसिक्स से कनेक्ट करना है. लाइक जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस 1992 में, उस कॉन्फ्रेंस से जो भी 3 कन्वेंशंस निकले थे, ये भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करके याद करना चाहिए, आपको रिवाइज करना चाहिए. अगर आपने सिर्फ यूएनएफसीसी पढ़ के छोड़ दिया तो अल्टीमेटली यू आर नॉट रिवाइजिंग वट एवर यू हैव स्टडीड अर्लियर. But whenever you are encountering these terms which are actually connected to your basics, and if you are revising those, रिवाइजिंग का मतलब अपने आप में दिमाग में सोचना है कि अच्छा ये और भी किस चीज से रिलेटेड है. इफ यू आर रिवाइजिंग दोज, देन अल्टीमेटली दैट काइंड ऑफ रिवीजन विल स्ट्रेंथन, विल रीइंफोर्स वट एवर यू हैव स्टडीड. तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. कमिटेड टू अ कॉमन गोल. क्या कॉमन गोल कमिट करा गया था पेरिस डील में? ऑफ कीपिंग टेम्परेचर्स बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड एज फार एज पॉसिबल बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस. This would have been an ideal platform to take a stock of the achievement so far and ramp up ambition. अब देखिए बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नहीं? 7-8 लाइन का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सच लॉन्ग स्टेटमेंट्स, certainly you are going to enhance your language skills and you are going to improve your CSAT comprehension skills. तो इसको आइए समझते हैं. कहा जा रहा है कि 10 साल बाद हो रहा है ये जो बेलम का जो कॉन्फ्रेंस है. इट इज हैपनिंग आफ्टर 10 years ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट 2016 में, ये हो रहा है 2025 में, नियरली 10 years. ये है रिलेटेड टू यूएनएफसीसी. और जो पेरिस एग्रीमेंट था, दैट एग्रीमेंट हैज कमिटेड, ये जो है ना, ये दिस इज द गोल, दिस इज गोल, या आप कह लें क्रक्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट का ना ये गोल है, ये क्रक्स है. क्या क्रक्स है? कि भाई साहब जो टेम्परेचर है अर्थ का, एवरेज टेम्परेचर, दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस. अब इसका क्या मतलब है ये आपको समझ में आना चाहिए. व्हाट डज इट मीन कि टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छा होगा अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रह जाए. तो इसको समझने के लिए अगेन इट इज रिलेटेड टू योर बेसिक्स. दैट सेज दैट अगर आप प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करेंगे, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ नियरली मिड ऑफ 19th सेंचुरी या अराउंड 1850 के आसपास आप कह लो, ये एक बेंचमार्क आप कह लो कि उस समय जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो देयर वाज राइज इन यूज ऑफ कोल, फॉसिल फ्यूल, इन चीजों का इंक्रीज हुआ, बढ़ा. अब उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो जब हम कहते हैं ना 2 डिग्री सेल्सियस, तो कहा जाता है इसका मतलब ये होता है कि व्हाट एवर टेम्परेचर वॉज ड्यूरिंग दिस फेज 1800s में,
जो भी टेम्परेचर था, करंट आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उस टेम्परेचर से आज का टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब अगर टेम्परेचर पहले एवरेज टेम्परेचर इन द 1800s अगर सपोज़ कीजिए कि 30 डिग्री था, तो आज 21st सेंचुरी में इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 32 डिग्री। बहुत अच्छा होगा इफ इट रिमेन्स अंडर 31.5 डिग्री सेल्सियस। सो यही ओवरऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दैट एवरेज टेम्परेचर शुड नॉट गो बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, आपने पढ़ा भी होगा, पर इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ दीज की की फैक्ट्स, आपको एनवायरनमेंट का ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद ये बेलम का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। एंड ये बहुत अच्छा होता अगर बेलम का जो कॉन्फ्रेंस होता वुड हैव एक्टेड एज अ वेरी आइडियल प्लेटफॉर्म टू टेक स्टॉक ऑफ द अचीवमेंट सो फार। जो भी अभी 10 साल में जो भी अचीवमेंट्स हुए पेरिस एग्रीमेंट के बाद, उसका एक अकाउंट सेट करने के लिए कितना हम आगे पहुंच पाए, कितना सही रहा, इन चीजों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता था बेलम का कॉन्फ्रेंस। बट इंस्टेड देर इज अ विजिबल सेंस ऑफ डिसरे। सेंस ऑफ डिसरे, अब डिसरे एक अच्छा वोकेबुलरी वर्ड हो सकता है आपके लिए। डिसरे मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन, ऐसी चीज जहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो, अव्यवस्थित हो, विच इज नॉट इन सर्टेन ऑर्डर। तो होना ये चाहिए था कि बेलम का कॉन्फ्रेंस पेरिस एग्रीमेंट से आगे की बात करता, पर अभी सब कुछ डिसहरे है। अब यहां पे बताया जाए कि डिसहरे क्यों है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अगेन विड्रॉन फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, दो नॉट द यूएनएफसीसी, एंड फ्रॉम 2017 दिस ब्रेक सीम्स डिसिसिवली मोर होस्टाइल। अब यहां से जो आगे सारी बातें दी हुई है ना, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द यूएस, यूएस का स्टैंड। अब पूरे यहां से आगे हमें सारे पैराग्राफ को ना लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है, समझने की जरूरत नहीं है, हमें ओवरऑल क्रक्स निकालना है। तो वो क्रक्स हम यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। पहला क्रक्स ये कहा जा रहा है, बहुत अच्छा फैक्ट यहां पे आप कह सकते हैं, कि यूएस ने जो है पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया है, यूएनएफसीसी से विड्रॉ नहीं किया है। देख रहे हैं? तो यूएस हैज विड्रॉन फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट बट नॉट थ्रू यूएनएफसीसी। अब यहां से आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज विड्रॉन फ्रॉम यूएनएफसीसी, और आपको यूपीएससी पूछ दे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएनएफ ट्रिपल सी से विड्रॉ नहीं किया है। पर यूएस का जो एटीट्यूड है, दैट इज लाइक यूएस इज बिल्डिंग थ्रेट्स। बहुत होस्टाइल एटीट्यूड हो गया है एनवायरमेंटल नेगोशिएशंस को लेकर के यूएस का। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स एक्टिवली कमिटेड टू डिरेल स्टेप्स टुवर्ड्स एमिशन कट्स, न्यूअर वेज टू फंड अडेप्टेशन एंड अडॉप्टिंग क्लीन टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका जो है, वो अभी बहुत ज़्यादा डिरेल कर रहा है इन सारे स्टेप्स को, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, होस्टाइल उसका एटीट्यूड हो गया है। अब ये चीजें बस आपको एक दो लाइन आपको समझ के रखनी है कि लाइक यूनाइटेड स्टेट्स इज अ मेजर एमिटर, वेरी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, एडवांस्ड कंट्री, इकोनॉमिक पावर हाउस। और उस केस में यूएस का जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उसमें यूएस का रोल क्या है, ये एक आप कह सकते हैं कि इशू है जो हमने यहां पे आइडेंटिफाई करा। क्लाइमेट चेंज एंड यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के बीच में क्या रिलेशंस हैं, क्या इक्वेशंस हैं, इसको लेकर के एक इशू हमने आइडेंटिफाई करा। क्लाइमेट चेंज को लेकर के यूएस का रोल तो बहुत बड़ा है। यूएस बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, कार्बन एमिशंस में यूएस का बहुत तगड़ा रोल है। बट अब जब बात हो रही है उसको रिड्यूस करने की, कंट्रोल करने की, अडेप्टेशन की, क्लीन टेक्नोलॉजी की, एमिशन कट्स की, तो उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स जो है प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज एन इशू। तो ऐसे ही हमें इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। अब हो सकता है आपसे मेंस में क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। मेंस में कहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स का रोल, और उसके बेसिस पे आपसे इंडिया के पॉइंट्स पूछे जाए, इंडिया का वे फॉरवर्ड, इंडिया का इश्यूज, इंडिया का चैलेंज पूछा जाए। तो यहां से एक इशू हमने आइडेंटिफाई करा। अब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे यूएस ने रिसेंटली जो काम करे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन
जो शिपिंग इंडस्ट्री को अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यूज़ के लिए कर रहा था, तो उसको लेकर के यूएस ने क्या एंटी स्टैंस लिया। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी बात है, पर इन चीज़ों पे ना स्पेसिफिक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बिकॉज़ दीज़ आर ट्रांजिशनल। ये अभी है, ये कल को ये चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाएँगी। ये दीज़ आर लाइक नॉट परमानेंट और नॉट स्टेबल काइंड ऑफ इश्यूज़, ये नहीं है। बिल गेट्स ने भी शिफ्ट किया है अपना स्टैंस, कर्बिंग एमिशंस टू वन who no longer sees as climate change as an existential threat. अगेन, अब बिल गेट्स भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, कैपिटलिस्ट आदमी है। पहले वो कर्बिंग एमिशंस को, कार्बन एमिशंस को कर्ब करने के लिए थोड़ा सा वोकल हुआ करते थे, बट दीज डेज क्या है, ही हैज ऑल्सो शिफ्टेड हिज स्टैंस। कौन सा स्टैंस? टेकिंग क्लाइमेट चेंज एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। दिस इज अगेन एन इशू, है कि नहीं? इज क्लाइमेट चेंज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट? क्या क्लाइमेट चेंज इशू ऐसा है कि जिससे आपका किसी का एग्जिस्टेंस, अर्थ का या ह्यूमन स्पीशीज का एग्जिस्टेंस थ्रेट में आ जाए? सो दिस इज एन इशू। ऐसे ऐसे इश्यूज आपको पकड़ने हैं और इसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। ट्रंप अनाउंस्ड इट्स विंडिकेशन। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रंप ने बिल गेट्स का जो स्टैंस चेंज हुआ है उसको लेकर के ट्रंप ने उसको कंसीडर करा कि उनका, ट्रंप का स्टैंस विंडिकेट हुआ है, वैलिडेट हुआ है। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब ये जो हमने इशू आइडेंटिफाई करा ना, क्लाइमेट चेंज और यूएस का कनेक्शन, इसमें यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यूएस की आइसोलेनिस्ट पॉलिसीज ऑफ डिमिनिशिंग रेलेवेंस, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, क्लीन एनर्जी। ये तो ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, यहां पे भी एक अच्छा सा फैक्ट है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है क्लीन एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। यूएस की जो एबिलिटी है एज द डीस्टेबलाइजिंग फोर्स रिमेन फॉर्मिडेबल। तभी हमने, जैसा थोड़ी देर पहले आई डिस्कस, दैट यूएस जो है एक बड़ी इकोनॉमी है, फाइनेंशियल रूप में भी पावर, इकोनॉमिक पावर हाउस है। तो सर्टेनली यूएस का क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस में एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यूएस की ऐसी एबिलिटी है कि अगर वो इन्वॉल्व ना होगा तो डिस्टेबलाइज कर सकता है। और ये चीजें जो है निगोशिएटर्स के माइंड में हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में यहां से हमने जो यहां तक देखा, इसमें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बस यही है कि आप क्लाइमेट चेंज और यूएस का कनेक्शन समझें, और आप एक इशू देखें कि क्या क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इज दैट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एंड what would be the negative repercussions if United States goes out। अगर यूएस का कॉपरेशन नहीं रहा तो क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस पे, क्लाइमेट चेंज के को कर्व करने के एक्शंस पे, डिसीजंस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये चीज आपको थॉट प्रोसेस लगा के सोचनी चाहिए। क्वेश्चंस यहां से फ्रेम हो सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि दिस सीओपी इज वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज द ब्राजील प्रेसिडेंसी। ये कुछ यहाँ पे आपको इधर उधर की बातें कही जाएगी। हमें यहाँ पे काम की जो पॉइंट ढूंढनी है कि the tenor of discussions from now on will visibly shift towards ironing out financial mechanisms for adaptation, preserving forest, and strengthening carbon credit market. Financial mechanism has been a very strong, a very major issue in climate change negotiations. आपने पढ़ा होगा, सीबीडीआर वाली ही बात पढ़ी होगी आपने, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड आपने बेसिक्स में ये भी पढ़ा होगा शायद कि किस तरीके से ये कहा जाता है दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड शेयर द बर्डन मोर व्हेन इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। और उस केस में ये कहा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करें डेवलपिंग कंट्रीज को, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेशन। ये चीजें पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये चीजों पे ध्यान देना है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बेलम का जो कॉन्फ्रेंस है, दैट विल सर्टेनली बी फोकसिंग ऑन financial mechanisms for adaptation, preserving forest, and carbon credit market. Carbon credit market is again a very good topic, very good issue in itself. It is likely that there will be a renewed discussion on how to make United Nations, ठीक है, यूएन का मल्टीलेटरल प्रोसेस को कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, डिसिसिव आउटकम दें। अब ये यहाँ पे क्या है ना कि आप अगर आप इसको इनडायरेक्टली पढ़ेंगे तो यहाँ पे चीजें हाईलाइट की जा रही हैं कि जो यूएन का जो करंट सिस्टम है, दैट इज नॉट डिलीवरिंग डिसिसिव आउटकम्स,
and it has like not acting as a debate, acting as a forum, आप कह सकते हैं कि डिस्कशंस और डिबेट का। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है ना, उसका मतलब ये हुआ कि अब ये कोशिश की जा रही है कि जो यूनाइटेड नेशंस जो मल्टीलेटरल प्रोसेस है, एक इफेक्टिव बने वहाँ पे डिसिसिव आउटकम्स को डिलीवर करने में। तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन की बात करेंगे तो अगेन एक इश्यू यहाँ पे ये आता है कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में कितना इंपॉर्टेंट है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का डिसिसिव रोल होना, कितना इंपॉर्टेंट है इसका प्रोएक्टिव होना। अब यहाँ पे सारी चीजें इश्यूज हैं, बिकॉज अगर आप क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस को लेकर के, जो कि ग्लोबल लेवल पे चीज है, उसको लेकर के अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और वहां पे अगर यूनाइटेड नेशंस का फोरम ही ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, ज्यादा अच्छा रोल अदा नहीं कर पाएगा, देन सर्टेनली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ऑल ऑफ दिस प्रोमिसेस फ्रेश एनर्जी एंड वर्व इन अ प्रोसेस दैट है, चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर नहीं है, बट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमीज टू स्टेक क्लेम टू लीडरशिप। आ गया एक और, अभी आप वे फॉरवर्ड कह लो या आप इसको इशू कह लो, कि भाई जो लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रीज क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में लीडरशिप क्लेम करें। This might require a greater display of ambition and recalibration of past positions, particularly on financial contributions. This is certainly a way forward. अगर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एक, जैसा अभी हमने देखा कि यूएस पीछे हट रहा है, यूएस एक डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर सारे डेवलप्ड कंट्रीज पीछे हटने लगे कि भैया हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो डेवलप्ड हो गए, अब हम क्यों सब फाइनेंस दें, हम क्यों टेक्नोलॉजी दें, तो उस केस में जो इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया एंड चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनको चाहिए कि अपनी लीडरशिप पोजीशन पे आए, और उस लीडरशिप पोजीशन पे आने के लिए इनको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अपना पास्ट पोजीशन। पास्ट पोजीशन किस चीज के मामले में? सीबीडीआर के मामले में उनको अपना रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, और रिगार्डिंग फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस आल्सो दे विल नीड टू रिकैलिब्रेट देयर पोजीशंस। कहने का मतलब, इट इज बीइंग सेड ओवर हियर, द रोल ऑफ डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। ये एक बहुत मेजर इशू आया, यहाँ पे इमर्ज हुआ जैसे ही हम आर्टिकल के एंड में पहुंचे, कि जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के जो रोल है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में, दैट इज इवॉल्विंग, और डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए कि वो लीडरशिप पोजीशंस लें और अपने पोजीशंस को रिकैलिब्रेट करें। तो ये एक बहुत मेजर इशू है। ये आप कह सकते हैं कि दिस इज अ थीम, एक थीम है, और इस थीम के बेसिस पे आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सैंस फायरवर्क, सैंस मीन्स विदाउट, सैंस इज अ इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब होता है विदाउट। विदाउट फायरवर्क्स इंडिया मस्ट बिगिन एन इंटरनल डायलॉग टू प्लेस इटसेल्फ फेवरेबली फॉर दिस नेबुलस फ्यूचर। यहाँ पे इंडिया का रोल भी हाईलाइट हो गया। तो हम जब इसको डिस्कस करें इस रोल में, तो इस रोल में इंडिया भी आएंगे, इस रोल में यूएस भी आएगा, यूएस रोल में चाइना भी आएगा। ठीक है, तो इन सब का हमें रोल एनालाइज करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत हॉट टॉपिक है ये, और चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएं। We have a very decent article. This is also again this article from the Hindu. It says that petition, एक petition आया है सुप्रीम कोर्ट में, that says that generative AI may lead to fake case loss. बहुत अच्छा आर्टिकल है ये न्यूज आर्टिकल है, नॉट एट ऑल एन एडिटोरियल, बट ये इंपॉर्टेंट है, कैसे भी देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट किया है विद इन अ फोर्टनाइट की अ पिटिशन। क्या पिटिशन है? सेइंग दैट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशियल वर्क could lead to hallucinations resulting in fictional judgments and search material and even perpetuate bias. लंबा स्टेटमेंट, अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ द हिंदू, एक लंबा स्टेटमेंट दे दिया और उसकी भर भर के कॉन्सेप्ट, भर भर के चीजें उसमें दे दी गई। अब इसमें से पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए। पहला कीवर्ड तो है आपका जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का मतलब ऐसा एआई विच कैन जनरेट समथिंग। फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी यूज करा होगा, आप उसको कमांड देते हैं एंड इट गिव्स यू टेक्स्ट और इमेजेस और पिक्चर्स और एनीथिंग बाय जनरेटिंग इट, तो दैट इज अ जनरेटिव एआई।
दूसरा एक इशू जो हाईलाइट हुआ है, जनरेटिव एआई इन जुडिशरी, यह भी एक इशू है। एंड दिस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर पॉलिटी, पेपर टू, टेक्नोलॉजी एंड जुडिशरी। तो ये एक इशू है और ये इशू आपको यहां से ट्रैक करने की जरूरत है, बिकॉज अभी तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन गया है, यहां से चीजें इवॉल्व होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आएंगे, पर दिस दिस इज गोइंग टू बिकम ए हॉट टॉपिक फॉर योर मेन्स। इस ये जो थीम है ये एक हॉट टॉपिक बनने वाला है आपके मेंस के लिए। तो जनरेटिव एआई इन जुडिशियल वर्क क्या हो सकता है? हेलुसिनेशंस रिजल्टिंग इन फिक्टिटियस जजमेंट्स एंड रिसर्च मटेरियल एंड इवन परपेचुएट बायस। यहां पे बताने की कोशिश ये की जा रही है कि भाई साहब जो जनरेटिव एआई है, अगर उसके ऊपर आप डिपेंड ज्यादा हो जाएंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कहने का मतलब कि आपने चैट जीपीटी को एक केस दिया और चैट जीपीटी ने उसका आउटकम या उसका एनालिसिस करके दे दिया, और ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई ह्यूमन ऐसा बैठा हुआ नहीं है जो उसको वेरीफाई करे कि कितना सही दिया कितना गलत दिया, मींस नो वेरिफिकेशन। अगर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आप जो है डिपेंडेंट है, जो चैट जीपीटी दे रहा है या जो एआई दे रहा है आप उसको भरोसा करके चल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देर आर एन नंबर ऑफ केसेस जहां पे एआई जो है आपको फिक्टिटियस चीजें दे सकता है, मत मनगढ़ंत, खुद से एक स्टोरी, खुद से एक जजमेंट क्रिएट कर देगा और वो दे देगा कि ऐसा जज ने पहले किसी केस में ऐसा कहा हुआ है। और अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं करा तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि आप बहुत कुछ गलत समझ लेंगे, और चांसेस हैं कि बायस भी आ जाए, हो सकता है जीपीटी वगैरह आपको बायस्ड ओरिएंटेड चीजें दे दे। तो इन चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन हो, वेरीफाई करे, अदरवाइज देयर विल बी हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस मतलब आपने आपको एआई ने गलत फैक्ट, गलत जजमेंट, गलत कॉन्सेप्ट का एनालिसिस दे दिया और आपने उसको सच मान लिया, और उसी को सच मान करके जजेस ने, जुडिशरी ने अपना डिसीजन दे दिया। तो दैट विल क्रिएट हैवॉक, दैट विल बी लाइक वेरी, बहुत गलत चीज हो जाएगी, और वो ऐसा हेलुनेशन होगा दैट विल बी बियॉन्ड फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बहुत दूर होगा। सो एक इमर्जिंग इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस जो ये इसको इस जो पिटिशन है वो चीफ जस्टिस से कोर्ट में जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो इशू था वो पहले पैराग्राफ में था, बाकी के इस आर्टिकल में उसी चीज को थोड़ा इलेबोरेट यहाँ वहाँ किया गया है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सट्रैक्ट सम की टर्म्स। अगेन यहाँ पे नाम दिया गया है वकील साहब लोगों का, जो जो जिन्होंने कोर्ट में ये करा। दे अर्ज द टॉप कोर्ट टू फॉर्मुलेट ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी और फ्रेम गाइडलाइंस for regulated, transparent, secure, and uniform use of Gen AI in courts, tribunals, quasi-judicial bodies until a law was put in place. अब ये क्या है? एक वे फॉरवर्ड के रूप में आप यूज कर सकते हैं इसको। पहले तो आप इशू के रूप में देखिए, प्रेजेंटली देर इज नो स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन, प्रेजेंटली देर इज नो स्ट्रिक्ट पॉलिसी, देर इज नो रेगुलेशन, देर इज नो ट्रांसपेरेंसी, है ना, सारी चीजें यहां लिखी हुई है। प्रेजेंटली ये सब कुछ नो नो है, ऐसा कुछ है नहीं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई कोर्ट्स वगैरह में एआई को यूज करने को लेकर के देर इज नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देर इज नो ट्रांसपेरेंसी, देर आर नो गाइडलाइंस। अब इसी को हम वे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि भाई साहब सब कुछ नो है। तो ऐसा होना चाहिए कि जब तक एक लॉ पास ना हो जाए, कुछ टॉप कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक गाइडलाइन फ्रेम कर दे, ट्रांसपेरेंसी ले आए, है ना, रेगुलेशन के लिए कोई मैकेनिज्म सेट करे। तो यहाँ पे एक अच्छे से अच्छा सा बात कहा गया इस पैराग्राफ में। The petition warned that opaque use of AI and machine learning in the judicial system and governance would trigger constitutional and human rights concern. This is an issue जो हमने अभी देखा कि अगर अच्छे से आप एआई का यूज नहीं करेंगे जुडिशरी में, आंख बंद करके अगर भरोसा कर लेंगे, तो दैट विल ट्रिगर कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स कंसर्न। अब यहाँ पे आपको थॉट प्रोसेस चलाना चाहिए कि हाउ इट विल हैपन, चलाना चाहिए ना आपको थॉट प्रोसेस कि भाई ये कैसे। बिकॉज अगर आप नहीं थॉट प्रोसेस चलाएंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर हम एआई का वेरीफाई करके एआई के कंटेंट को अगर यूज नहीं करेंगे तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि एआई ने कुछ ऐसा कंटेंट दे दिया दैट दैट इज फुल ऑफ बायस, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल एंटी इंडिया कमेंट दे रहा है, या किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के बिल्कुल बायस्ड ओपिनियन दे रहा है, और उसी को आप सच मान रहे हैं, तो सर्टेनली देयर विल बी ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स।
Certainly there will be constitutional concerns with respect to equality, secularism. तो ये चीजें आपको सोचनी चाहिए. That is what is called analyzing an article. The judiciary must avail only data free from bias. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा फ्री फ्रॉम बायस, एंड द ओनरशिप ऑफ दैट डाटा मस्ट बी ट्रांसपेरेंट. ठीक है, यहाँ पे आ गया. थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे ना ट्रांसपेरेंसी, और हम लोग बायस की बात कर रहे थे. तो ट्रांसपेरेंसी किस मामले में? ट्रांसपेरेंसी डाटा को ओन करने के मामले में. टू इनफ टू इंश्योर स्टेक होल्डर्स. द स्किल ऑफ जनरेटिंग एआई टू लेवरेज एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क्स. एंड अगेन ये चीजें जो है यहाँ पे कुछ काम की नहीं है आपके, पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाया गया है. अनकवर हिडन पैटर्न्स, ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कैन लीड टू हेलुसिनेशंस. यहाँ पे हेलुसिनेशंस का मतलब समझाया गया है. रिजल्टिंग इन फेक केस लॉस, जो हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया. एआई बायस, लेंदी ऑब्जर्वेशंस. जो चीज रियलिटी नहीं है उसको एआई ने क्रिएट कर दिया. कोई ऐसा जजमेंट नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई लॉ का ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है, पर उसको एआई ने अपने मन से उसको एआई ने क्रिएट कर दिया. एंड विदाउट वेरीफाइंग, इफ जुडिशरी और वी कॉमन पीपल और द जजेस और एनीवन एक्सेप्ट्स इट, considers it as reality, as truth, तो that will be a kind of hallucination. बिना वेरीफाई के चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना है. एंड इट अप्लाइज टू यू एज वेल. अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फेस वैल्यू पे ना लें, उसको अच्छे से वेरीफाई करें. This process of hallucinations would mean that Gen AI would not be based on precedents but on a law that might not even exist. ठीक है, जो चीज़ अभी हमने डिस्कस करा उसी का यहाँ पे इलेबोरेशन है. Gen AI was capable of producing original content based on prompts. Gen AI का यहाँ पे आप छोटा सा डेफिनेशन देख सकते हैं कि Gen AI is something. Gen AI is an AI that is capable of producing original content based on certain prompts. It could create realistic images. ठीक है, यहाँ पे Gen AI की डेफिनेशन है. तो अगर आपको Gen AI का मतलब नहीं पता तो यहाँ पे आपको पास डेफिनेशन आ गई. Gen AI algorithms could also replicate, perpetuate, aggravate pre-existing biases, discrimination. यहाँ पे Gen AI related challenges दिए हुए हैं. किस तरह से देयर कुड बी बायस, किस तरह से देयर कुड बी डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह से देयर कुड बी स्टीरियोटिपिकल प्रैक्टिसेस. सो ये था, दिस वाज द ओवरऑल आर्टिकल. इस आर्टिकल में हमने देखा जेन एआई क्या होता है, जेन एआई की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू जेन एआई, एंड अ वेरी इमर्जिंग थीम फॉर यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन, दैट इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ जेन एआई इन जुडिशरी. तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसका मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, उसके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, और इस तरीके का अगर आपने वर्ड्स, हैलुसिनेशंस, फिक्टिटियस जजमेंट्स अगर आपने अपने आंसर में यूज करा तो सर्टेनली आपका आंसर एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट के साथ एग्जामिनर के सामने जाएगा. होप दिस सेशन वाज यूजफुल.